गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कल हम लोगों ने अपना एक टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको पूरा किया। उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो किसी भी तरीके की, तो आप लोग व्हाट्सएप पे उसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमारे महाद्वीप बने हैं और जो हमारे महासागर बने हुए हैं, ठीक है, जो हम इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये वर्तमान कंडीशन के अंदर आए, तो इन सब के बारे में किन किन विद्वानों के द्वारा बहुत सारी थ्योरीज दी गई। तो क्या जो है इन सब की उत्पत्ति से संबंधित माना गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाद्वीप और महासागर हमारी प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मतलब सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। ये इससे पता चलता है कि ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? सबसे पहले हम बहुत पुरानी एक बात करें, 450 करोड़ साल पहले क्या था कि जो हमारी ये पृथ्वी थी, इसको विद्वानों ने बताया, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा इसका उल्लेख किया गया कि ये एक गर्म गोला था। क्या था ये? एक गर्म गोला था। ठीक है। जब ये गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होता गया, धीरे धीरे ठंडा होता गया, धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, जब ठंडा हुआ तो क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के ये फोल्ड बन गए। ये गर्म गोला था और जब ये गोला ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो ये सिकुड़ने लगा तो ये टूटने की बजाय इस तरीके की फॉर्मेशन में आ गया। तो ये जो कंडीशन थी, इनको जो ये वाले उठे हुए भाग थे, इनको हमने क्या कहा? अपनतियाँ। इनको हमने कहा अपनतियाँ। और जो नीचे वाला जो धंसा हुआ भाग था उसको हमने कहा अभिन्नतियाँ। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आपके आगे पूरा जो है टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि सबसे पहले पृथ्वी एक गर्म गोला था, धीरे धीरे इसमें संकोचन आया, धीरे धीरे ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर इस तरीके के फोल्ड निर्मित हुए। जब ये फोल्ड इस तरीके के निर्मित हुए, जब इसका जो ऊपर उठा हुआ जो भाग था वो अपनति कहलाया और जो नीचे धंसा हुआ भाग था वो अभिन्नति कहलाया। इतना याद हुआ कि पहले एक गर्म गोला था जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, उससे हमारे ये अपनति और अभिन्नति रूप की एक संरचना हमारे सामने आई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उठे हुए भाग थे ये तो हमारे महाद्वीप की फॉर्म में आ गए। ठीक है। जो उठे हुए भाग थे इनको तो महाद्वीप कहा गया और धीरे धीरे इनके अंदर जो है जल भरने लग गया। तो जब इनके बीच में इधर जल भर गया तो इसको क्या कहा गया? महासागर रूप इसको कहा गया। तो इससे पता चला कि हमारे महासागर और महाद्वीप जो हैं वो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ। लेकिन ये जो कंडीशन थी ये सब लोग नहीं मानते थे। बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इसका अलग अलग जो है सिद्धांत दिए गए। सबने अलग अलग रूप माने कि इस तरीके से नहीं हो सकता। कोई मानता था कि एक वलयाकार जो है एक चक्कर था जो इसके चारों तरफ घूम रहा था, जिसमें बाद में एक सिगार के रूप में एक फॉर्मेशन आई, उन सब से इसकी उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें इतना समझ में आया कि किस तरीके से जो है एक गर्म गोला था और कैसे ये अपनतियाँ और अभिन्नतियाँ बनी। लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि हमारे महासागर और महाद्वीप बन रहे हैं, लेकिन बन तो गए, लेकिन ये फिर अलग कैसे हो गए। ठीक है। अब हम इसको एक बार मैप में देखते हैं कि जैसे ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारे महाद्वीप हैं। ठीक है।
और ये हमारा पूरा महासागर वाला पार्ट है। इस सिद्धांत के आधार पर अगर देखें तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए ना, लेकिन ये सब जुड़ी हुई ना होकर के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अलग अलग जो महाद्वीप हैं वो अलग अलग जगह पर है। इनके अकॉर्डिंग तो एक जगह होना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने क्या क्या इसके रूप माने। तो सबसे पहले जो इसके बारे में माना, कुछ लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो दो मत आते हैं। दो मत कौन से होते हैं? एक मत आया कि ये जो महाद्वीप और महासागर होते हैं ये स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं या अप्रवाही होते हैं, स्थिर या अप्रवाही मत। मतलब ये जो महाद्वीप और महासागर हैं ये खिसकते नहीं हैं। ठीक है, ये अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, ये आपस में प्रवाह नहीं करते। ठीक है, इन सब के ऊपर जो है बहुत सालों तक, 450 करोड़ सालों समय तक इसके स्थिर होने का समर्थन किया गया कि ये सारे के सारे जो महाद्वीप और महासागर हैं ये स्थिर होते हैं, ये खिसकाव नहीं करते। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सबसे पहले हमने बात करी उसके बारे में कि ये स्थिर थे। ठीक है, अब सब 450 करोड़ साल हो गए, 450 करोड़ साल के समय में ये अपने स्थान पर ही स्थिर मानने का समर्थन करने वाले बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। सबसे पहले अगर हम बात करें जो विद्वान थे जिन्होंने इसको स्थिर माना था, तो सबसे पहले एक विद्वान आते हैं लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन, ठीक, लॉर्ड केल्विन जो थे ये क्या कहते थे कि जो परिकल्पना हुई थी या जो शीतलन का जो सिद्धांत था, ठीक है, उसी के आधार पर इन्होंने अपनति और अभिनति का रूप माना और कहा कि ये सारे के सारे जो रूप होते हैं ये जो हमारे स्थिर भाग होते हैं, मतलब महाद्वीप और महासागर को इन्होंने स्थिर फॉर्म में बताया। तो इनके जो है, इनका जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में डिटेल नहीं आता है कभी भी, इनके बारे में डिटेल हमें पढ़ना भी नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इतने ज़्यादा नहीं है। बस हमें सिंपल याद रखना है कि स्थिर या अप्रवाही मत क्या होता है, ठीक है, और प्रवाही और अस्थिर मत क्या होता है और कैसे जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इनमें सिर्फ हम नाम लिखेंगे इनके कि लॉर्ड केल्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था वायव्य कुंडलीकार सिद्धांत। वायव्य ये था वायव्य कुंडलीकार सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे विद्वान और आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज इसके आधार पर दी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है इस मत में, वो आता है आपका एक फलकीय सिद्धांत। वो आता है क्या? फलकीय सिद्धांत। अब हम इस फलकीय सिद्धांत की बात करेंगे। अभी तक आप लोगों को समझ में आया कि कैसे पृथ्वी एक गर्म गोला थी, फिर अपनति और अभिन्नति का निर्माण हुआ, कैसे महासागर और महाद्वीप बने, फिर दो मत सामने आए। कौन कौन से? एक स्थिर मत आया और एक अस्थिर मत आया। स्थिर मत की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले लॉर्ड केल्विन आया। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे महाद्वीप और महासागर होते हैं वो स्थिर भाग होते हैं, मतलब इनमें खिसकाव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फलकीय सिद्धांत आता है, फलकीय सिद्धांत क्या मानता है कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार के रूप में ना होकर एक चपाकार रूप में होती है। ये सब बातें कब की हैं? जब वर्तमान में जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में हमें नहीं पता था, तब ये सिद्धांत आए थे। तो जो फलकीय सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि
चापाकार रूप में, ठीक, बल्कि चापाकार रूप में ये विद्यमान है। ठीक है भाई, ये भी बात आ गई। अब इस फलकीय सिद्धांत के अंदर भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले एक विद्वान आए थे फलकीय सिद्धांत को देने वाले, लोथियन ग्रीन। इन लोथियन ग्रीन विद्वान ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो स्थल खंड है उसके प्रतिध्वस्त भाग पर सागरीय दशा पाई जाती है। जो ये लोथियन ग्रीन थे, इन्होंने इस फलकीय सिद्धांत के अंतर्गत अपना एक सिद्धांत दिया, चतुष्फलकीय सिद्धांत दिया इन्होंने अपना। और इसमें इन्होंने क्या बताया? पहली चीज कि पृथ्वी पर जितने भी स्थल खंड हैं, पृथ्वी पर स्थल खंड का मतलब समझ गए ना आप लोग, कि हमारे जो महाद्वीप हैं, स्थल खंडों के प्रतिध्वस्त भाग पर महासागर या फिर सागरीय दशा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सागरीय दशा पाई जाती है। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले सारी चीज़ों को ना इंटरलिंक करते हुए चलना है हमें, और इन चीज़ों को ऐसा याद रखना है कि हम क्लास में ही सारी चीज़ों को याद कर लें। अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, कि सबसे पहले पृथ्वी गर्म गोला थी, कैसे उसका डिवीज़न हुआ, कैसे अपनति अभिन्नतियाँ बनी, ठीक है। फिर उसके बाद दो मत आते हैं, एक स्थिर या अप्रवाही मत, एक होता है प्रवाही या अस्थिर मत। जो स्थिर मत था उसमें लॉर्ड केल्विन आए, जिन्होंने वायु विकुंडलीकार सिद्धांत दिया। फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत आया, फलकीय सिद्धांत। जो फलकीय सिद्धांत क्या मानता है कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार रूप में नहीं है, बल्कि चापाकार रूप में है। ये इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये नहीं मानना है कि मैम ने बताया कि गोलाकार नहीं है, चापाकार होती है, नहीं, ये फलकीय सिद्धांत के आधार पर गोलाकार ना होकर के चापाकार रूप में है। फिर फलकीय सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है चतुष्फलकीय सिद्धांत, जो किसने दिया? लोथियन ग्रीन ने दिया। इस लोथियन ग्रीन ने बताया कि पृथ्वी पर स्थल खंडों के प्रतिध्वस्त भाग पर सागरीय दशा पाई जाती है। अब मुझे पता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि पृथ्वी पर स्थल खंड होते हैं, लेकिन जो ये प्रतिध्वस्त भाग होता है, ये क्या होता है? प्रतिध्वस्त भाग होता है कि पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के विपरीत स्थान को अगर हम बात करें तो वो प्रतिध्वस्त भाग कहलाता है। जैसे पृथ्वी है ये, इसके इस वाले भाग पर हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है, ये महाद्वीप है। अब इस जो महाद्वीप हैं, इस जो पृथ्वी का जो ये स्थल भाग है, इसका प्रतिध्वस्त भाग कहाँ होगा? इसके पीछे, मतलब इधर वाला भाग जो है ये। तो यहाँ पर जो प्रतिध्वस्त मतलब विपरीत, प्रतिध्वस्त मतलब होता है विपरीत जो भाग होता है, जो विपरीत भाग होता है वहाँ पर इसने सागरीय दशा को बताया। यहाँ पर सागरीय दशा पाई जाती है। तो इतना समझ में आया कि कैसे जो है स्थल खंडों के प्रतिध्वस्त भाग पर सागरीय दशा पाई जाती है। ये किसने कहा? लोथियन ग्रीन ने कहा। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई, जो सेकंड चीज़ इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि लगभग जितने भी समस्त महाद्वीप, लगभग समस्त महाद्वीप व महासागर जो हैं, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, लगभग समस्त महाद्वीप और महासागर जो हैं वो त्रिभुजाकार रूप में है, त्रिभुजाकार हैं। अब ये त्रिभुजाकार कैसे हैं? इन्होंने कहा, लोथियन ग्रीन ने, कि जो ये हमारे महाद्वीप और महासागर हैं, इनकी सबकी शेप एक जैसी है त्रिभुजाकार रूप में। और ये इन्होंने एक्सप्लेन करके मैप में भी बताया। इस मत के अनुसार इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पे 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर एक पृथ्वी बनी है। कितने समबाहु त्रिभुजों से? 4 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी है।
इसको हम एक बार मैप में देखेंगे। ये हमारा मैप है वर्ल्ड का। इसमें इन्होंने बताया कि सारे महाद्वीप और महासागर जो हैं वो त्रिभुजाकार रूप में हैं। अब इसको ना एक बार ढंग से देखना, इनका जो एक वो है वो सिद्ध भी होता है। देखो ऊपर से चौड़ा है, नीचे से सकड़ा है, ऊपर से चौड़ा है फिर नीचे से सकड़ा है, त्रिभुजाकार बन रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस तरीके की जितनी भी फॉर्मेशन बताई, इन्होंने कहा कि जितने भी महाद्वीप या जितने भी महासागर हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारी पृथ्वी पर, वो सब त्रिभुजाकार रूप में पाए जाते हैं। और जो ये त्रिभुज होते हैं इनका जो समतल भाग होता है, जैसे जो ये समतल वाला जो भाग होता है दोनों तरफ का, इसमें सागरीय भाग पाए जाते हैं। इसके इस तरफ और इसके इस तरफ सागरीय भाग पाए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि इन्होंने क्या क्या माना। सबसे पहली चीज़ इन्होंने मानी कि जितने भी स्थल खंड होते हैं उनके विपरीत भाग पर महासागर मिलते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने मानी कि जितने भी महाद्वीप हैं और महासागर है वो त्रिभुजाकार रूप में मिल रहे हैं, और त्रिभुजाकार रूप में मिल रहे हैं, और जो पूरी पृथ्वी को इसने 4 समबाहु त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। और इन 4 समबाहु त्रिभुजों के बाद इन्होंने बताया कि जो ये त्रिभुज होते हैं इनका जो समतल भाग होता है, समतल भाग सागरीय भाग है, और जो इनके किनारे होते हैं, जो ये किनारे होते हैं, ये किनारे जो होते हैं ये हमारे महाद्वीपीय स्थल खंड से संबंधित होते हैं। जो ये किनारे होते हैं यहाँ पर हमारा स्थल खंड होता है। तो इतना ये चीज़ समझ में आई कि कैसे कैसे जो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार इस चीज़ को वापस रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने बात की महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागर जो है वो सबसे पहले बनने वाले उच्चावच है, तो इन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक गर्म गोला था जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके बाद इसका इस फॉर्मेशन में फॉर्मेशन हुआ। इसमें अपनितियाँ ऊपर वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग जो है ये जो जल से भरा हुआ अभिनितियाँ होती हैं। इसमें जल भर जाने से ये महासागर के रूप में आ गया, और ये अपनितियाँ जो है ये महाद्वीप के रूप में कहलाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसमें 2 मत आए, एक स्थिर या अप्रवाही मत आया, एक दूसरा मत आएगा जो अस्थिर या प्रवाही मत होगा। इसमें 450 करोड़ साल बाद एक लॉर्ड केल्विन नामक विद्वान आए। इन्होंने कहा कि वायव्य कुंडलीकार सिद्धांत को इन्होंने माना कि पृथ्वी के चारों तरफ एक कुंडलीकार रूप में, इसको थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को, कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक कुंडली के रूप में एक मतलब इन्होंने एक माना कि वायु का एक कुंडली नुमा एक संरचना इसके चारों तरफ बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फलकीय सिद्धांत। फलकीय सिद्धांत में माना गया कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार ना होकर के कैसी होती है, चापाकार रूप में होती है। ठीक है, जब ये चापाकार रूप में होती है उसी के आधार पर फलकीय सिद्धांत का एक सिद्धांत आता है, चतुष्फलकीय सिद्धांत दिया। किसने दिया? लोथियन ग्रीन ने दिया। ये लोथियन ग्रीन क्या कहते थे कि पृथ्वी पर स्थल खंडों के प्रतिध्वस्त भाग पर सागरीय दशा पाई जाती है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी स्थल खंड हैं उनके विपरीत भाग पर हमारे सागरीय भाग होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि लगभग समस्त महाद्वीप और महासागर जो है वो त्रिभुजाकार रूप में होते हैं, जो हमने मैप में देखा कि कैसे इनको त्रिभुजाकार रूप में बताया। ठीक है, इन्होंने पूरी पृथ्वी को 4 समबाहु त्रिभुजों में बांटा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। जो सेकंड जो हमारा मत आता है वो हमारा मत आता है अस्थिर या प्रवाही मत। ये स्थिर या अप्रवाही मत याद हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी? अस्थिर या प्रवाही मत। कौन सा हो गया? अस्थिर या प्रवाही। इसके नाम से ही पता चल रहा है। इस मत में क्या था कि जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर ना होके अस्थिर रूप में होते हैं, अपनी जगह से खिसकते रहते हैं। जो जगह पहले जो है पश्चिम की तरफ थी वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ उनका खिसकाव हो रहा है। ये सिद्धांत इस चीज़ का समर्थन करता है।
इसी सिद्धांत को आगे विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया, इन्होंने इसको सही भी माना। इसमें इन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर निर्मित होने के बाद अपने स्थान से ही विस्थापित होते रहे हैं। क्या होते रहे हैं? अपने स्थान से विस्थापित होते रहे हैं। विस्थापित होते रहे हैं। अब इस सिद्धांत के अंदर भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत अपने दिए। एक इसमें विद्वान हुए थे ब्रूसले टेलर। 1908 के अंदर ब्रूसले टेलर नाम के एक विद्वान आए थे। कौन से थे? ब्रूसले टेलर नाम के विद्वान आए। इन्होंने कहा कि जितने पृथ्वी पर जितने भी सागर या महासागर या फिर जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, ये सब अपने अपने भाग से विस्थापित होते रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने कहा? ब्रूसले टेलर ने कहा कि ये अस्थिर प्रवाही मत का समर्थन करते हैं और इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे महासागर हैं या फिर हमारे महाद्वीप हैं, वो अपने स्थान से विस्थापित होते रहते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं इन द सेंस मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें खिसकाव होता रहता है। ठीक है, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आता है, 1912 में एक विद्वान आए थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर जो है वो इस सिद्धांत देंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो हम आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बताएंगे वो आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, वो आपका टॉपिक है एक अलग से। तो यहाँ सिर्फ अल्फ्रेड वेगनर का ये देखेंगे हम कि इन्होंने अस्थिर या प्रवाही मत का समर्थन किस तरीके से किया। अल्फ्रेड वेगनर कहते थे कि जो है पूरी जो पृथ्वी है वो इस तरीके की एक फॉर्म में थी जिसको इन्होंने पेंजिया कहा। ठीक, इन्होंने कहा कि जो पूरी पृथ्वी थी वो इस तरीके की फॉर्मेशन लिए हुए थी और इस पूरे स्थल भाग को इन्होंने पेंजिया कहा। इन्होंने कहा कि जो ये भाग है ये दो पार्ट में डिवाइड था, एक ऊपर पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को इन्होंने कहा अंगारा लैंड, इन्होंने ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड कहा, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा। ठीक है, इन्होंने इन दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। बीच में इन्होंने एक सागर बताया कि बीच में एक सागर होता है, कौन सा? टेथित सागर। ये जो टेथित सागर या फिर जो भी महासागर, ये जो सागरीय भाग है उनको उसने पेंथालासा कहा। ठीक, इतना समझ में आया कि अस्थिर या अप्रवाही जो मत है उसमें क्या होता है कि सारे कॉन्टिनेंट जो होते हैं, जो माने महाद्वीप या महासागर है, वो खिसकाव रखते हैं, इनमें खिसकाव होता रहता है। ठीक, ब्रूसले टेलर ने अपना सिद्धांत दिया। इस मत में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत आता है 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, जो जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के एक विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक पेंजिया के रूप में थी। पूरी पृथ्वी को इन्होंने जो स्थल भाग है, स्थल भाग को पूरे को पेंजिया माना। इस पेंजिया को इन्होंने दो भाग में बांट दिया, एक को अंगारा लैंड कह दिया, एक को गोंडवाना लैंड कहा। बीच में इन्होंने टेथित सागर बताया। इस टेथित सागर के जो भाग है, जो पूरी जो हमारा जलीय भाग है, उसको इन्होंने पेंथालासा कहा। जो पेंथालासा इन्होंने बताया वो हमारा सागरीय भाग था। इसी के आधार पर इन्होंने आगे बताया। अब हम मैप में देखेंगे इसकी सारी चीज़ें, इन्होंने क्या क्या इसमें बताया। इन्होंने जो बताया कि ये वाला जो भाग है, जो जलीय भाग है, ये तो हमारा हो गया टेथित सागर का भाग, और जो ऊपर वाला जो भाग है
इन्होंने बताया कि जो अंगारा लैंड वाला भाग है वो हमारा उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया ये सब में बट गया, और जो दक्षिण वाला भाग है जो हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सब नीचे वाले गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि देखो इनका खिसकाव हो रहा है ना। ये आपस में इन्होंने बताया कि ये सारे के सारे जो थे आपस में जुड़े हुए थे, और ये जुड़े हुए रूप में होने के कारण ही जुड़े हुए रूप में होने के कारण ही इनको क्या कहा गया, एक पेंजिया का रूप कहा गया। जब ये धीरे धीरे अलग होते चले गए तो इन्होंने कहा कि इनका जो है ये अलग अलग विस्थापन इनका होता रहता है। देखो यहाँ तक जो था अल्फ्रेड वेगनर को हम इसमें भी लिखेंगे, जो हमारा महाद्वीप और महासागर का जो उत्थान है, जो उत्पत्ति है, उसमें भी लिखेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट लिखेंगे। अब जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है वो हमारा अल्फ्रेड वेगनर का एक अलग टॉपिक भी है, ठीक है। तो उस टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, इसी से जुड़ते हुए अब हम उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज तो सिर्फ इतना ही करेंगे कि जो अल्फ्रेड वेगनर है इन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया, कैसे कैसे ये मत जो है ये आपस में जुड़ा हुआ है। अभी हमें समझ में आया कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या बताया कि अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड है, पेंजिया था, टेथिस सागर था, आपस में सारे जुड़े हुए थे। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनका आपस में टूटना शुरू हो गया। ये आपस में इनमें टुकड़ों के रूप में ये टूटना शुरू हो गया। जब ये टूटने लगा तो जो है उत्तरी भाग जितने भी थे हमारे वो उत्तर की तरफ चले गए और दक्षिणी भाग दक्षिण की तरफ, और ये अलग अलग रूप में आ गए। इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो 2 बल बताए थे। एक बल था चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, कि इनके अंदर टकराव या टूटना क्यों प्रारंभ हुआ, उसमें था चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये तो हमें पता ही है कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है, उसी से हमारे ज्वार भाटा आते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति, या फिर हम इसको बोलें कि गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके आधार पर हमने इसको बताया। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो, ये दोनों कारक ऐसे हैं जो इस पेंजिया को तोड़ने का काम करते हैं। इसी के आधार पर इनका विभाजन हुआ है। कैसे हुआ है? चंद्रमा की शक्ति के आधार पर ही जितने भी जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन की जो इन्होंने दिशा बताई, वो दिशा इन्होंने बताई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका विस्थापन होता है, ठीक है। और जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ने इनको अलग किया, और दूसरा पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब अपनी तरफ जो खींचने वाली जो शक्ति है, उसके आधार पर इनका विभाजन हुआ। ये सारा जो था ये हमारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है तो हम लोग इतना ही इसको जानेंगे। आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में जहाँ तक है मेरे हिसाब से हमने सारी डिटेल इसकी पढ़ ली है। इसका PDF जो है आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा होगा, डेली आपके टॉपिक वाइज मिल रहा होगा ना। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और कि इसमें ना हम लोग कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे और उनका जो है सिद्धांत का नाम लिखेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें अस्थिर या प्रवाही मत के अंदर हम 1-2 नाम और लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो है 1596 में एक अब्राहम ओर्टेलियस नामक विद्वान रहे। कौन से रहे? 1596 में अब्राहम ओर्टेलियस नामक विद्वान रहे। ये डच मानचित्रकार थे। मानचित्र बनाने का काम ये करते थे
ठीक है, तो इनका हम ध्यान रखेंगे। ये हम पता है ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं। हम जब अपना आंसर लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को वो 10 नंबर का आंसर शायद लिखना होता है, तो वो 10 नंबर के आंसर में आप ये चीज़ें डालेंगे तभी आपका आंसर इम्प्रेसिव। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे कि जो सेकंड हमारा जो सिद्धांत आता है वो आता है 1620 के अंदर। 1620 में फ्रांसिस बेकन नाम के विद्वान हुए जिन्होंने इस सिद्धांत को समर्थन दिया। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा इसी के अंदर एक और लिखेंगे हम, ब्रूस ली टेलर लिख लिया हमने, और इसी के अंदर हम एक चीज़ और लिख लेंगे कि रॉबर्ट मोंटोनी ये जो विद्वान थे इन्होंने 1889 के अंदर अपना सिद्धांत दिया। 1889 में अपना सिद्धांत दिया और ये भी अस्थिर या प्रवाही मत का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी हमारी। आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे वो हम अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देंगे ये, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका इंट्रो हमने आज देख लिया है। इसी के अंदर जो ये वाला जो टॉपिक था हमारा कौन सा, महासागर और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति से संबंधित था, उसमें जब हम आंसर लिखेंगे तो हम आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगी थोड़ा सा, कि किस तरीके से हमें अपना आंसर स्टार्ट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर डायग्राम ज़रूर बनाने हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। और क्योंकि आप अभी कॉलेज के जब एग्ज़ाम होंगे तब एग्ज़ाम लिखेंगे तो भाई जैसे आप मैटर जो है वो कम से कम लिखना है। इन चीज़ों को जितना इम्प्रेसिव बना पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, ठीक है, हर चीज़ को हाईलाइट कीजिए। जैसे ये अब यही देख लीजिए, ये वाले मत को लिखें, नीचे जो है 3-4 नाम लिख दीजिए सन के साथ, आपका आंसर वैसे ही सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा जो है सबसे पहले हम बात करें हम इस आंसर में लिखना कैसे है। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत आते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बताएंगे प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। फिर पृथ्वी के बारे में बताएंगे, कैसे हमारी अपनति और अभिन्नतियाँ बनी इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। फिर जो है स्थिर या अप्रवाही जितने भी मत थे हमारा, ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आप बताते हुए चलेंगे। जब ये त्रिभुजाकार वाली सिचुएशन आएगी तो आप इसमें वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। वर्ल्ड के मैप वगैरह जो है आपके एग्ज़ाम में अलाउ होता है, आप जो स्टेंशियल वाले जो आपके मैप आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप वर्ल्ड का मैप बनाएंगे एक, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा अस्थिर प्रवाही मत आएगा, इसमें 3-4 ये नाम लिखने हैं वैज्ञानिकों की, भूगोलवेत्ताओं के, इनके ईयर इनके सामने लिखने हैं, क्या इस मत में होता है, ये जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है वो बताना है। फिर अल्फ्रेड वेगनर का आ जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर में आपको एक डायग्राम बनाना है, उसका जो पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंथालासा, इन सबको हाईलाइट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप नीचे निष्कर्ष निकालेंगे कि इन सब मतों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान में जो हमारे महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं वो अस्थिर या प्रवाही मत के ऊपर आधारित है। हमारा जो महाद्वीप और महासागर हैं उनमें आज भी थोड़ा बहुत खिसकाव या विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, ठीक है। ये हमें विद्वानों के अनुसार पता चला है और वर्तमान में हम इसे प्रेजेंटली देख भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खिसकाव तो होता ही रहता है। जैसे हम लोग अपने राजस्थान की बात करें, पहले के टाइम पे अगर देखें तो राजस्थान का जो जैसलमेर है वहाँ बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन आज नहीं पड़ती। आज वो सबसे गर्म क्षेत्र आता है, कितनी गर्मी होती है, कितना रेतीला क्षेत्र है। तो ये सारी चीज़ें खिसकाव का मतलब वो होता है जिसके आधार पर हम इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। इसका PDF आप लोगों को इसके साथ ही मिल जाएगा, इसके साथ जो वीडियो आएगा उसके थोड़ी देर बाद में ही। उसके बाद में हम कल से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। धन्यवाद।